हाय एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मर्स एक्ट 2020 जो इस साल का सबसे ज़्यादा विवादित कानून रहा, एक्ट रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो कानून है सितंबर 2020 के अंदर ये पास किया गया था। ये कानून सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, जो आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, अगर कोई इंस्टेंट स्टेप लेना हो, इंस्टेंटली कोई अगर कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। उसके द्वारा वो कोई भी कानून ला सकता है अगर ज़रूरत होती है। तो इस एक्ट को भी उसी तरीके से लाया गया था, लेकिन सितंबर 2020 के अंदर इसे पार्लियामेंट में पास किया गया और इस बिल को कानून बनाया गया था। तो बिल, मैंने यहाँ बिल लिखा है। बिल दरअसल जब तक पार्लियामेंट उसे पास नहीं करती है तब तक वो जो विधेयक होता है वो बिल होता है, और जब वो पास कर देती है पार्लियामेंट तो वो एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब कानून बन जाता है। तो ये मैंने फिर भी यहाँ बिल लिखा है, आप एक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स एक्ट जो है वो इन तीन बिलों से मिलकर बना है। मतलब तीन कैटेगराइज कर रखा है कानूनों को। जो फार्मर्स के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये क्या कहते हैं। सबसे पहला है द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है सबके लिए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, उन्हें इस वाले बिल से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। आप देख ही रहे होंगे, प्राइस अश्योरेंस मतलब फसल उगाने से पहले उस फसल का जब दाम फिक्स कर लिया जाता है, ये उसके बारे में बताता है। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। जो हमारी बेसिक एसेंशियल्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो हमारा अनाज हो गया, खाने पीने की चीज़ ऑफ कोर्स एसेंशियल्स होती हैं, तो ये उसके बारे में बताता है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है सबके लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यही वाला बिल है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है, किसान जो होता है, वो अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाता है। मंडी जिसे एपीएमसी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब मंडियों के अंदर जो है आड़ती होते हैं, जिन्हें मिडिलमैन भी कहा जाता है, बहुत सारी जगह में शायद किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आड़ती होते हैं, ये किसान की फसल की जो है बोली लगाते हैं। इस बोली के भी एक मिनिमम प्राइस होता है, जिससे नीचे उसकी बोली नहीं लगाई जा सकती फसल की, उससे ऊपर होनी चाहिए या उतनी ही होनी चाहिए। उसे एमएसपी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है। जैसे चने की दाल का कितना होना चाहिए, गेहूं का कितना होना चाहिए, वो एक प्राइस फिक्स होता है। उससे नीचे आप उस किसान की फसल नहीं खरीद सकते हैं। तो किसान की फसल पे बोली लगती है। बोली लगने के बाद आड़ती जो है, मिडिलमैन जो है, उसे खरीद लेता है, और हर खरीद पर मिडिलमैन को 2.5% का प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए, मिडिलमैन उस फसल को खरीद के फिर आगे किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, उस पर वो प्रॉफिट अर्न करेगा, फिर वो किसी नेक्स्ट को बेचेगा, उस पर वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर तक वो फसल जाते जाते कितने सारे लोग जो हैं उस एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। तो जो फार्मर ने जिस रेट पे बेचा और लास्ट में कंज्यूमर को जिस रेट पे मिल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस तरह से देखा जाए तो शायद किसान को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके उगाई हुई फसल से कितने लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है और वो प्रॉफिट इसको नहीं मिल रहा है। तो इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, जो ये मिडिलमैन है, इनका रोल खत्म कर दिया गया। ये जो बीच में बहुत सारे लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे किसान की फसल के ऊपर, उनका जो रोल है वो खत्म कर दिया गया। अब किसान को के पास ये पावर है कि भी वो अपनी जो फसल है वो डायरेक्ट किसी को भी बेच सकता है। उसे इन मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं। वो चाहे तो डायरेक्ट किसी कंपनी को बेच सकता है, डायरेक्ट उसकी खुद से बिक्री कर सकता है। पहले क्या होता था, इस एक्ट से पहले फार्मर्स जो है अपनी फसल जो है सिर्फ अपने एरिया की ही मंडी में जाके बेच सकता है, किसी और एरिया की मंडी में जाके अपनी वो फसल नहीं बेच सकता है। ये उसके पास लिमिटेशंस थी। लेकिन अब इस एक्ट की वजह से अब चाहे तो किसान डायरेक्ट जाकर बेचे, चाहे तो ऑनलाइन बेचे, या फिर किसी और स्टेट की मंडी में जाकर बेचे, अब उसके ऊपर ये पूरी छूट है, वो कहीं पर भी जाके बेच सकता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली ये चीज़ है
क्या 100% किसान जो है मंडी में ही जाके अपनी फसल बेचते हैं? ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे किसान, मतलब मोस्ट ऑफ द किसान ऐसे हैं जो मंडी से बाहर ही अपनी फसल बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा सहूलियत लगती है और अच्छा प्राइस मिलता होगा मे बी। तो ये जो सिस्टम है मिडिल मैन को हटाने का, ये अभी भी बहुत बड़े लेवल पे होता है जहाँ पर इनका रोल नहीं है। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो है एक लीगलाइज कर दिया गया है कि आप इनके साथ अपना प्रॉफिट ना शेयर करें, तो किसान को बहुत ज़्यादा इसमें छूट मिली है। अब एमएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने यहाँ लिखा ही है। इसे कौन जारी करता है? इसे करता है CACP, जो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और ये FDI के अंडर, FCI के अंदर वर्क करता है, सॉरी FCI के अंडर ये वर्क करता है। तो इसके अंदर ये इतनी मेन चीज़ यही थी इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के आने से मिडिलमैन का जो रोल ख़त्म हो गया है, उसका जो ज़्यादा इफेक्ट है वो इन्हीं लोगों पे पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से अगर किसी का व्यवसाय बंद हो जाता है तो उसकी रोजी रोटी की उसे प्रॉब्लम आती है, और किसान जो है बहुत लंबे समय से मिडिलमैन के साथ ट्रांजैक्शन करता है। तो एक तरीके का रिलेशन बन जाता है कि भी जब भी किसान को किसी तरीके की कोई सहायता चाहिए होती है तो वो इन्हीं से कांटेक्ट करते हैं। तो इंस्टेंटली अगर कोई बदलाव आता है, चेंज आता है, तो उसको समझने में और उसके साथ प्रैक्टिकल होने में थोड़ा समय लगता है, और यही प्रॉब्लम जो है आज किसानों के सामने आ रही है। और जो मंडियों को प्राइवेट करने की बात की जा रही है, अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा क्या है, दो तरीके की मंडी बनाई गई, एक है गवर्नमेंट, दूसरी है प्राइवेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि भी गवर्नमेंट को भी जो है हर जगह जो है इस तरह की दो मंडियां बना देनी चाहिए, जिससे किसानों को ये सहूलियत हो सके। अगर वो पुराने तरीके से चलना चाहते हैं, गवर्नमेंट मंडी में जाके इस तरह से अपनी फसल को बेचना चाहते तो उस तरह से बेच सकते हैं। अगर उन्हें सही लगता है कि हमें प्राइवेट मंडी में जाके अपनी फसल बेचनी चाहिए तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब फार्मर्स को दिखेगा कि उनको कहाँ बेनिफिट है तो ऑफकोर्स वो वहीं पर जाएंगे, और फिर बाद में थोड़े समय बाद जो है गवर्नमेंट जो है उस दूसरी मंडी को बंद कर सकती है जहाँ पर कम ट्रांजैक्शन होता हो। तो आई थिंक ये एक सही तरीका हो सकता है जो भी है। तो इस एक्ट के अंदर ये जो फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, इसमें मेन पॉइंट इतना ही है। इस एक्ट का दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसका अच्छा सा ये बड़ा नाम है, आप देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है, जो बायर होता है और सेलर, इसमें वो फार्मर होता है, तो दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। बायर कहता है कि भी मुझे ये फसल चाहिए तुम्हारी ज़मीन पे, या फिर तुम मुझे ये अनाज उगा कर दो, और इसका मैं जो है प्राइस फिक्स करता हूँ। जो भी फार्मर चाहेगा और जो बायर चाहेगा उस फसल का जो है प्राइस फिक्स कर लेता है फसल को उगाने से पहले, और जब वो फसल कटेगी तो उसी प्राइस पर किसान को वो फसल उसे देनी पड़ेगी, उस बायर को देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं प्राइस फिक्स बिफोर फार्मिंग, मतलब फसल उगाने से पहले उस फसल की जो है कीमत तय कर ली जाती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप मैक्सिमम 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का इसका टाइम पीरियड नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको पता ही होगा अगर आप एक ज़मीन पर सिर्फ एक ही तरीके की फसल उगाते रहेंगे तो उसकी ज़मीन की जो उर्वरता है वो ख़राब होने लग जाती है। तो वो अलग अलग तरीके की उस ज़मीन पर फसल उगानी चाहिए। तो ये मैक्सिमम सिर्फ 5 साल तक के लिए कर सकते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेनिफिट ये होता है, सपोज करिए किसी किसान ने आज उस बायर से किसी प्राइस पे दोनों सहमत हो गए और एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन 6 महीने बाद जो है उसकी फसल का जो है, सपोज करिए अनाज जो उसने उगाया उसका प्राइस जो है गिर जाता है मंडी में। तो लेकिन यहाँ पर किसान को नुकसान नहीं होगा, एग्रीमेंट में जिस प्राइस पे दोनों सहमत हुए थे उसी प्राइस पे उसे खरीदना पड़ेगा। लेकिन नुकसान ये हो सकता है, सपोज करिए कि भी जो प्राइस फिक्स किया था मंडी में उसका जो दाम है वो बहुत बढ़ गया और प्राइस जो उन्होंने फिक्स किया था वो कम रह जाता है, तो इससे फार्मर को जो है नुकसान हो सकता है। इसका कोई समाधान नहीं बताया गया है इसमें। अब यहाँ पर प्राइस फिक्सिंग के जो है 2 तरीके बताए गए। एक तो कि भी आप एकदम स्टैटिक प्राइस लगा सकते हैं कि भी मुझे इतने ही रेट में इसे खरीदना है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, कि भी अगर इन केस सिचुएशन चेंज होती है तो इतना परसेंट जो है, अगर मंडी में उसका अनाज का दाम बढ़ जाता है तो हम अपने इस प्राइस को इतना परसेंट हम बढ़ा सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। तो ये दोनों पार्टी जैसा चाहे उस तरह का एग्रीमेंट बना सकती है। अब इसमें एक लूप होल ये आता है कि भी अगर सपोज करिए जो बायर है
वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने से अगर वो पहले वो दिवालिया हो जाता है, अगर वो उसकी जो फसल है खरीदने के लायक नहीं रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो किसान क्या करेगा? अगर उसको कहीं कोई अच्छा बायर नहीं मिल पाता तो उसे वो नुकसान झेलना पड़ेगा। और अगर कंपनी जो है, जो बायर है, वो उससे फसल खरीदना चाहती है, लेकिन अगर किसान चुपके से जाके कहीं बेच आता है उससे ज़्यादा प्राइस में, तो वहाँ पर कंपनी को जो नुकसान होगा, जो उसने इतना टाइम पीरियड जो वेट किया है, उसका क्या होगा? तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो रेज हो सकते हैं। तो इन कानून के अंदर ये बताया गया है कि भी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई इशू क्रिएट होता है, कोई इशू आता है, तो आप पहले एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम के बाद आप कलेक्टर को अपील कर सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट को यहाँ पर कहीं पावर नहीं दी गई है कि भी वो इस तरह के इश्यूज को एंटरटेन कर सके। तो एसडीएम और कलेक्टर ही है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं उन्हीं के ही पास है, उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये सारे मैटर्स। लेकिन हाँ, एसडीएम और कलेक्टर के पास जाने से पहले जो आप कंसिलिएशन में जा सकती है दोनों पार्टीज, अगर वो सहमति से कोई एक रास्ता निकाल सके तो ठीक है, अदरवाइज आप एसडीएम या कलेक्टर के पास जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। अब इस एक्ट के तीसरे पार्ट को देख लेते हैं, वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, जिसे हिंदी में आवश्यक वस्तु अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें इस एक्ट के आने से पहले क्या था कि भी कोई भी पर्सन एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो चीज़ें होती है, जैसे अनाज, दालें, सब्जी, जो भी खाने पीने की जो चीज़ें होती है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, उनका किसी का भी ना वो स्टॉक नहीं कर सकते। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको एक मात्रा से ज़्यादा उसका भंडारण नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन इस कानून के द्वारा अब उनको लीगल कर दिया गया है कि आप किसी भी वस्तु का, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उनका एक लिमिट से ज़्यादा भी आप भंडारण कर सकते हैं। इसको इसलिए लीगलाइज किया है क्योंकि इससे पहले के जो 2 कानून हैं उन बेसिस पे इसे बनाया गया है। क्योंकि अगर फार्मर जो है, किसान अगर फसल उगाता है, जब वो कहीं पर बेचता है तो उसको कहीं ना कहीं उसे स्टोर करना पड़ेगा। अगर वो स्टोर नहीं कर पाएगा तो वो कहीं पर बेच नहीं सकेगा, उसको फिर उसे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही सिचुएशन पुरानी ना हो जाए, उसको बदलने के लिए इसको लीगलाइज किया गया है। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि भी अगर इस तरह की कोई अननेसेसरी स्टॉक कर लेता है सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिस जारी कर सकती है कि भी उस प्रोडक्ट को जो है रिलीज़ कर दिया जाए, उसका एक लेवल से ज़्यादा भंडारण नहीं किया जा सकता। अगर उस प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस जो है अगर 100 गुना ज़्यादा हो जाता है या फिर 50 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो है नोटिस इशू कर सकती है उस प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए। अब इस तरह का भंडारण जो है 2 सिचुएशन में अलाउड नहीं है। पहला है वॉर, दूसरा है आपदा। आपदा मतलब जैसे कि कोविड का जो टाइम पीरियड था ये सब, या फिर सूखा है, बाढ़ है, भूखमरी है, कुछ भी इस तरह की एक्ट ऑफ गॉड जो इस तरह की सिचुएशंस अगर हो जाती है, तो उन कंडीशंस में आप एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो है भंडारण या स्टॉक नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इस सारे कानून में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बस यही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन थी वो मैंने इसमें बता दी गई है। अब फार्मर एक्ट के अंदर जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये की है कि भी ये जो एक्ट है ये सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एरिया में लागू करेगी। मतलब एग्रीकल्चर का जो ये टॉपिक होता है, सब्जेक्ट जो होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है लॉज बनाए, कानून बनाए। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट से जो है ये पावर छीन ली गई है, और इसमें ये कहा गया है कि भी ये एक्ट जो है सभी स्टेट्स पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। और इससे पहले जितने भी कानून थे, स्टेट के जो कानून थे, वो जो हैं इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। मतलब ये जो एक्ट है ये सर्वोपरि माना जाएगा, और जो स्टेट के जितने भी पहले वाले कानून थे वो अलग रखे जाएंगे, वो कहीं पर भी इसको बाधित नहीं करेंगे इसको लागू होने में। ये इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है या कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं सबके सवालों का जवाब दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।